नमस्कार। आज की हमारी कहानी है होठों की मुस्कान। पिछले 1 महीने से मधु के व्यवहार में आई परिवर्तन से मोहित जी काफ़ी परेशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। सारा दिन चहकने व होठों पर मुस्कान लिए घर के कामों में व्यस्त रहने वाली मधु अचानक से शांत कैसे हो गई है। मधु का ईश्वर पर पहले भी श्रद्धा और विश्वास था, लेकिन इस प्रकार वह सारा दिन ईश्वर आराधना में नहीं डूबी रहती थी। सभी से मिलती जुलती थी, बातचीत करती थी। इस तरह से खोई खोई सी और शांत तो कभी नहीं रहती थी। मधु कम से कम दिन में एक बार तो अपने दोनों बच्चे, बेटी शुभांगनी और बेटे शुभम से जरूर फोन पर बात करती थी। बेटी शुभांगनी का ब्याह जबलपुर में हुआ था, लेकिन वह सागर में रहती थी क्योंकि उसका पति हरीश और वह दोनों सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे और उनकी एक बेटी भी थी, हर्षिता। बेटा शुभम और उसकी पत्नी आरती बेंगलुरु के एक आईटी कंपनी में थे। उनका भी एक बेटा था, अंश। इधर मधु की चुप्पी मोहित जी को बेहद बेचैन कर रही थी और उधर मधु इस दुविधा में थी कि वह किस प्रकार अपने मन की व्यथा मोहित जी के संग साझा करे। मधु नहीं चाहती थी कि वह मोहित जी को उस सच्चाई से अवगत कराए जिसे सुनकर उन्हें दुख हो या उनके मन को ठेस पहुँचे। मधु असमंजस में पड़ गई थी कि वह मोहित जी से कैसे कहे कि जिन बच्चों पर वह अपनी जान छिड़कती थी, उनके एक फ़ोन कॉल पर वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके पास दौड़ी चली जाती थी। आज उन्हीं बच्चों को अपने ही माता पिता की उपस्थिति खलने लगी है। उनके प्यार और दुलार को वे सिर दर्द समझते हैं। मधु अक्सर मोहित जी को अकेला छोड़कर कई दिनों के लिए अपने बेटे या फिर बेटी के पास उनके बच्चों को संभालने के लिए चली जाया करती थी और मोहित जी भी कभी मना नहीं करते थे। भले ही मधु की अनुपस्थिति में उनका काम बढ़ जाता था। ऑफिस के साथ ही साथ घर का भी काम उनके सिर पर आ जाता था। मधु का बेटा बहू व बेटी दामाद दोनों वर्किंग थे और उन्हें जब भी मधु की मदद की आवश्यकता पड़ती, बेटा बेटी अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से मधु को अपने पास बुला लिया करते थे। पिछले महीने जब मोहित जी सेवानिवृत्त हुए थे तो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। बेटा बहू, बेटी दामाद और उनके बच्चे सभी आए थे। यह देख मधु और मोहित जी दोनों को यह सोचकर अति प्रसन्नता हुई थी कि आज के ज़माने में जहाँ बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, वहीं उनके बच्चे उनका कितना ख्याल रखते हैं। मधु अपनी सखियों के मध्य कभी भी यह कहने से नहीं चूकती थी कि मेरे बच्चे मेरा अभिमान हैं। मोहित जी से तो वह अक्सर कहती, अभी तो मैं मेरे बच्चों के पास उनकी ज़रूरत के हिसाब से जाती हूँ, लेकिन आपके रिटायरमेंट के बाद हम दोनों बच्चों के पास ही चलकर रहा करेंगे। तब मधु को कहाँ पता था कि उसके अपने बच्चों का विचार उनके प्रति ऐसा है। मोहित जी के रिटायरमेंट पार्टी के बाद बेटी दामाद अपने घर जा चुके थे। बेटा बहू जाने की तैयारी में लगे थे। बहू आरती को नारियल के लड्डू बेहद पसंद हैं। यही सोचकर जब मधु अपने हाथों से नारियल के लड्डू बनाकर एक टिफ़िन में लेकर उनके कमरे के करीब पहुंची ही थी कि वह दरवाजे पर ठिठक गई। आरती अपने पति शुभम से कह रही थी, देखो अब हमें मम्मी जी की ज़रूरत नहीं है। अंश अब बड़ा हो गया है, तुम उन्हें साथ चलने को मत कहना, क्योंकि अब वो अकेली नहीं, उनके साथ पापा जी भी चलेंगे। पापा जी रिटायर जो हो गए हैं, तुमने देखा ना तुम्हारी बहन ने कैसे बड़ी चालाकी से मम्मी जी को यह कहकर टरका दिया कि मम्मी अब आप यहाँ पापा के ही साथ रहिए, पापा को आपके साथ की ज़रूरत है। तभी शुभम बोला, हाँ मुझे मालूम है, मैं नहीं बोलूँगा, मम्मी को साथ चलने के लिए, ठीक है। यह सब सुनकर मधु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके दिल को धक्का लगा और वह पूरी तरह से टूट गईं। बेटा बहू और बेटी दामाद ने उसके प्यार और जज्बातों का फ़ायदा उठाया। यह सोचकर मधु ने चुप्पी साध ली थी। एक रोज़ सुबह सुबह मधु ने मोहित जी से कहा, मुझे आश्रम ले चलिए, मैं सत्संग में जाना चाहती हूँ।
यह सुनकर मोहित जी ने भी बगैर कुछ कहे हामी भर दी, यह जानते हुए कि मधु को आश्रम और सत्संग में कोई खास रुचि नहीं है। दोनों तैयार होकर शहर से दूर स्थित एक आश्रम में सत्संग एवं मन की शांति ढूंढने के लिए निकल पड़े। मधु अपने चित्त को शांत करने के लिए कार में भी भजन सुनने लगी। मोहित जी बिना कुछ कहे चुपचाप ड्राइव करते रहे। शहर से काफ़ी दूर हाईवे पर निकल आने के बाद भी मधु चुप ही रही। तभी अचानक कार बंद हो गई। काफ़ी कोशिशों के बावजूद वह स्टार्ट ही नहीं हुई। तब फिर मोहित जी ने कार सर्विसिंग सेंटर में बात की तो उन्होंने बताया कि उनका एक ब्रांच हाईवे पर ही कुछ दूर में है। थोड़ी ही देर में मैकेनिक पहुंच जाएगा, तब तक वो वहां इंतज़ार करें। हाईवे पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी मोहित जी ने देखा रोड की दूसरी तरफ घास फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही है। मैकेनिक के आते तक दोनों को वहीं रुकना था, सो दोनों उस झोपड़ी की ओर बढ़ गए। झोपड़ी पर पहुंचे तो वहां एक बूढ़ी औरत मिली जो स्टोव में दूध उबाल रही थी। झोपड़ी के अंदर एक बेंच रखी थी और सामने एक लकड़ी का पटिया जिस पर कांच की 2 बर्नियाँ रखी थीं, जिसमें एक में कुछ बिस्किट रखे थे और दूसरे में कुछ रंग बिरंगी रैपर में बंधी टॉफ़ी व चॉकलेट। मधु और मोहित जी को आया देख वह बुढ़िया खुश होती हुई बोली, आइए साहब, आइए मैम साहब, आइए चाय पियेंगे। मैडम अदरक इलायची वाली चाय बनाऊं? मधु उदासी भरे लफ्ज़ों में बोली, हाँ अदरक इलायची वाली बना दो। चाय चढ़ाती हुई उस बुढ़िया ने कहा, कहाँ जा रहे हैं मैडम आप लोग? मधु ने अनमने ढंग से जवाब दिया, आश्रम जा रहे हैं सत्संग के लिए। अच्छा, कहकर वह बुढ़िया थोड़ी देर रुक गई, फिर बोली, मैडम वहीं आश्रम से कुछ ही दूर पर एक पिकनिक स्पॉट है, वहाँ भी चले जाइएगा, वह भी बहुत अच्छी जगह है। अभी यह सब बातें हो ही रही थीं कि कार सर्विस सेंटर से मैकेनिक भी आ गया और मोहित जी उसके साथ कार की तरफ चले गए। चाय बनाती हुई उस बुढ़िया ने फिर से कहा, मैडम चाय के साथ कुछ बिस्किट भी दे दूं? हाँ बिस्किट दे दो। तब तक मोहित जी भी आ गए। छोटे छोटे कांच के गिलास में चाय और एक चीनी मिट्टी के प्लेट में 4 बिस्किट देते हुए वह बुढ़िया बोली, लीजिए आप लोगों की गर्मा गर्म चाय बिस्किट। झोंपड़ी में बैठे रहने के दौरान मधु ने यह गौर किया कि सारा काम वह बुढ़िया अकेली ही कर रही है। चाय भी वही बना रही है, नाश्ता भी वही बना रही है और सर्व भी वही कर रही है। केवल बर्तन उठाने व मांजने धोने के लिए ही उसने एक लड़का रखा हुआ है। इतना सारा काम करने के बावजूद उसके माथे पर जरा सी भी शिकन नहीं है। ऊपर से उसके चेहरे पर आई पसीने की बूंदें उसके चेहरे के संग चमक रही थीं। यह देख मधु चाय का घूंट लेती हुई बोली, तुम अपना सारा काम अकेली ही कर रही हो, तुम्हारा कोई नहीं है क्या? इस पर वह मुस्कुराती हुई बोली, मैडम सड़क के उस तरफ एक बस्ती है जहाँ मेरा पूरा कुनबा रहता है। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की, सबकी शादी हो गई है और उन सबके भी बच्चे हैं। सभी बच्चे मेरी ही गोद में पले बड़े हैं, पर आज किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। पति को गुजरे भी जमाना हो गया है। फिर वह थोड़ी ठंडी सांस भरती हुई बोली, अब मैडम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, तो क्यों किसी के साथ की उम्मीद करना। अब बच्चों को मेरे साथ रहना पसंद नहीं है तो ना सही, मैं क्यों इसका गम मनाऊं और इस बात पर रोऊं। दिन भर यहाँ काम करती हूँ, चाय नाश्ता बेचती हूँ और आराम से रहती हूँ, अकेले होने का गम क्यों मनाऊं। उस बुढ़िया की बातें सुनकर मधु सोचने लगी, जब ये अकेली इतना खुश रह सकती है तो वह क्यों नहीं, उसके साथ तो उसका हम सफ़र भी है। बुढ़िया की बातों के साथ साथ मधु और मोहित जी ने चाय पी ली और तब तक कार भी ठीक हो गई। चाय और बिस्किट के पैसे दे जैसे ही मधु और मोहित जी कार में बैठे, मधु ने कहा, आश्रम नहीं
आश्रम से आगे जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ चलते हैं। ऐसा कहते हुए मधु मोहित जी की ओर देखकर मुस्कुरा उठी। उस बूढ़ी औरत से मिलकर मधु के होठों की मुस्कान लौट आई थी और चेहरे पर पिछले 1 महीने से जो गम के बादल छाए हुए थे वह भी छंट गए थे। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।